तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि भाई आपने तो AEW की इतनी बड़ी न्यूज़ मिस कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कल डायनामाइट देखी थी, लेकिन वीडियो बनाने का जो है कल बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लगा। आज सुबह एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो कि मैंने लाइव इंटरव्यू देखी विंस मैकमैन पैट मैकेफी की। काफ़ी मेहनत लगी है उस वीडियो को बनाने में, तो अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेकिन फाइनली हम बात करते हैं इस ऑल एलीट रेसलिंग रेवोल्यूशन के गो होम शो को, जिसमें मतलब AEW ने अपने पेपर व्यू को तो कमाल तरीके से बिल्ड करा ही है। कुछ एंड की कमाल की चीजें देखने को मिली हैं बिफोर द शो ऑन संडे। लेकिन एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, टोनी खान की एक ऐसी अनाउंसमेंट जो कि वो 1-2 हफ्तों से टीज कर रहे हैं, और उन्होंने पहले से बोला था कि ये एक ऐसी अनाउंसमेंट होगी जो एक किसी बंदे के अराउंड नहीं है, बल्कि पूरे रेसलिंग बिजनेस को चेंज करने वाली अनाउंसमेंट है। और गाइज उन्होंने अनाउंस कर दिया था शो को स्टार्ट करते ही। वो कहते हैं कि हमने अपनी कंपनी एक पार्किंग लॉट में स्टार्ट करी थी, और ऐसे ही 17 साल पहले एक और कंपनी स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था रिंग ऑफ ऑनर। और वो कहते हैं कि आज मैंने एक डील साइन कर ली है जिसके बाद मैं ऑफिशियली ओनर बन चुका हूं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का। जी हाँ, ये बहुत बड़ी न्यूज है गाइस कि AEW ने रिंग ऑफ ऑनर को एक्वायर कर लिया है, और अब सिर्फ उनके पास अपना ही टैलेंट नहीं बल्कि ROH में जितने भी लोग हैं, जितने भी सुपरस्टार्स हैं, वो सारे AEW का पार्ट होने वाले हैं। अब पहली बात तो ये है कि क्या होगा आगे जाके, AEW ROH को कैसे हैंडल करेगी। क्या वो एक शो बन जाएगा, क्या अभी अभी अलग अलग कंपनीज रहेंगी, क्या अलग अलग पेपर व्यूज होंगे। ऑब्वियसली काइंड ऑफ हमें क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमें बताती हैं काइंड ऑफ ऐसा होने वाला है जैसे कि WWE का मेन रोस्टर है और NXT है, तो AEW NXT की तरह ROH को ट्रीट करने वाली है। और बीच बीच में जो AEW का मेन रोस्टर का टैलेंट है वो भी ROH के टैलेंट से लड़ेगा, ताकि उधर भी उनको फायदा मिले। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस पूरी डील की बहुत बड़ी बात है गाइस, वो ये है कि AEW ने ना ही सिर्फ रेसलर्स को साइन करा है जो ROH का पार्ट है, जो उनके लिए परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ROH की पूरी जो वीडियो लाइब्रेरी है वो उनके पास है। और आप जानते हैं कि कितने कितने फेमस सुपरस्टार्स हैं जो कि ROH में एक टाइम पे हुआ करते थे, जिनके कुछ कमाल के मैचेस हैं, और उस सारे कंटेंट को AEW जो है वो ओन करती है। हमने देखा था 2014 में WWE एक रेवोल्यूशन लेके आई थी विद द WWE नेटवर्क। उनको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करा था, लेकिन एट द एंड जो है वो एक सक्सेसफुल चीज बनी WWE के लिए, और अभी भी उनको पैसा बना के दे रही है पीकॉक के थ्रू, और बाकी सारी कंट्रीज में सेम चीज है। तो अगर अभी AEW एक्वायर कर चुके हैं इतनी बड़ी वीडियो लाइब्रेरी को, तो क्या फ्यूचर में वो भी एक अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस बना सकते हैं जिससे फिर वो आगे बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो बिजनेस वाइज दिस इज अ बिग डील, एक ऐसी चीज जो फ्यूचर में AEW को बहुत सारा पैसा लाके दे सकती है। तो आई डोंट नो गाइज, अभी बहुत अर्ली चीज है कि क्या होने वाला है। कुछ रूमर्स ये भी कह रहे हैं अब कि कोडी रोड शायद वापस आ सकते हैं एज द पार्ट ऑफ ROH, और पूरे समय ये एक स्टोरी लाइन की तरह दिखाया गया कि भाई अगर कोडी अब ROH के साथ साइन है तो फिर तो वो AEW में भी आ सकते हैं, क्रॉस ओवर भी हो सकता है, एक नया जन्म कोडी को मिल सकता है। लेकिन क्या पता कोडी रोड्स को क्रिएटिव कंट्रोल दिया जाए ROH के अंदर, जो उनको एक्चुअली AEW में नहीं मिल रहा था, ताकि वो अपना विजन वहां पे पूरा कर सकें। तो बहुत सारी चीजें गाइस, दिस इज अ ह्यूज अनाउंसमेंट फॉर ऑल एलीट रेसलिंग, और मैं वेट कर रहा हूं देखने के लिए कि अब आगे क्या होगा। आई थिंक ऑलरेडी AEW का रोस्टर इतना स्टैक्ड है, और क्योंकि मैं पर्सनली रिंग ऑफ ऑनर नहीं देखता हूं तो मैं उसको बहुत ज्यादा हाइप नहीं करूंगा। लेकिन अब अगर नए नाम देखने को मिलते हैं और AEW नए स्टार्स को बिल्ड करना कंटिन्यू करती है, तो डेफिनेटली आई विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। आप लोगों का क्या थॉट है? AEW ने एक्वायर कर लिया है यहाँ पे ROH को, और इतना ही नहीं, टोनी खान ने जो प्रोमो डिलीवर करा उसमें उन्होंने एक अपनी शायद फैन मोमेंट को पूरा करा, और उन्होंने बोला कि इट्स नॉट शेन, इट इज मी, इट इज टोनी खान जिसने ROH खरीदी है। और इट्स नॉट शेन का मतलब था जब लास्ट मंडे नाइट्रो के एपिसोड पे शेन मैकमैन आके बोलते हैं कि आई हैव बॉट WCW और विंस के अगेंस्ट चले जाते हैं, तो वो काइंड ऑफ उन्होंने वहां पे अपनी मोमेंट ली। आखिरकार टोनी खान भी एक रेसलिंग फैन है जो उस टाइम पे बैठ के नाइट्रो और मंडे नाइट रॉ देखते थे, उस मंडे नाइट वॉर्स को जो है उन्होंने भी लिव करा है। तो बेसिकली आई थिंक गाइज ये एक फैन मोमेंट है, और अगर उन्होंने बोला नॉट शेन, तो क्या पता कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल हो कि फ्यूचर में शेन मैकमैन AEW के अंदर आ जाए, विच विल बी अ ह्यूज थिंग अगर ऐसा ऑल एलीट रेसलिंग कर पाती है। तो गाइज बहुत बढ़िया ये न्यूज है उनके लिए। आप लोगों के क्या सारे थॉट्स हैं इस चीज के ऊपर, मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद टोनी खान कहते हैं कि 2 बंदे थे जो कि इंपॉर्टेंट थे
ROH के अंदर जब वो स्टार्ट हुआ था ब्रांड, ब्रायन डैनियल्सन और क्रिस्टोफर डैनियल्स, उनका मैच वहां पे हुआ था, कोई जीता नहीं था और तब से ये बात उनको खाए जा रही है कि भाई हम एक दूसरे को हरा नहीं पाए और अब दोनों बंदे AEW के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो आज का ये शो हम स्टार्ट करने वाले हैं इन दोनों के मैच से। डैनियल ब्रायन यानी ब्रायन डैनियल्सन अगेंस्ट क्रिस्टोफर डैनियल्स, एक क्लासिक मैच इन दोनों ने पुट अप करा कल डायनामाइट में। अमेजिंग टेक्निकल रेसलर्स हैं दोनों, इतने साल का उनको एक्सपीरियंस है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्लासिक मैच डिलीवर करेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। एंड एट द एंड ब्रायन जो है वो पास आउट करा देते हैं डैनियल्स को टू विन द मैच और उसके बाद वो माइक उठा के कहते हैं कि ये सेम चीज जो है मैं जॉन मॉक्सली के साथ रेवोल्यूशन में करने वाला हूं और उसके बाद वो हेड किक इन करते हैं क्रिस्टोफर डैनियल्स का और बाहर आ जाते हैं जॉन मॉक्सली। तो जॉन मॉक्सली कहते हैं ठीक है ब्रायन, तुमने अपनी बहुत अलग साइड हमें दिखा दी है कि तुम रूथलेस हो, बेटर देन एवर हो और तुम मेरा भी हेड किक इन करने वाले हो रेवोल्यूशन में, लेकिन मेरे पास दो पाथ हैं जिस पे मैं जा सकता हूं। पहला ये है कि ठीक है मैं तुमसे हार जाऊंगा, तुम मेरा हेड किक इन कर दोगे, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला हूं नहीं। एक्चुअली मैं दूसरा पाथ लूंगा जो खून का पाथ है एंड आई एम गोइंग टू डिफीट यू एट रेवोल्यूशन और वो बात तुम्हें तभी पता लगेगी। तो मॉक्सली का रिस्पांस यहाँ पे बहुत बढ़िया मुझे लगा और उसके बाद ब्रायन कहते हैं कि देखो मॉक्सली, अगर लड़ने की तुम्हें इतनी इच्छा हो रही है तो क्यों ना हम अभी इस मैच को कर लें। वो ऐसा दिखता है कि लड़ने जा रहे हैं लेकिन फिर वो वहां से एस्केप करके चले जाते हैं एज अ टिपिकल हील। तो जो बिल्डअप रहा है मॉक्सली और ब्रायन का मुझे बहुत पसंद आ रहा है, किस तरीके से दोस्त बनना चाहते थे पर पहले इनको आपस में लड़ना पड़ेगा। एक अच्छी स्टोरी लाइन है गाइस जो कि रेवोल्यूशन का प्रोबेबली मैच ऑफ द नाइट का भी कंटेंडर बन सकती है। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। इसके बाद हमें देखने को मिलती है कैसीनो टैग टीम बैटल रॉयल, जहां पे एक और कंटेंडर फॉर्म होना था फॉर द AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स और यहां पे हमें ग्लेन जैकॉब्स यानी कि केन की ट्वीट के ऊपर एक शॉट देखने को मिला बाय द अक्लेम्ड और केन ने बेसिकली कुछ ट्वीट किया था रशिया यूक्रेन के ऊपर, तो उनकी ट्वीट को बहुत बैकलैश मिल रही थी, उसके अगेंस्ट एक शॉट था। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल ये मैच मुझे काफी अच्छा लगा। टॉप फ्लाइट को जिस तरीके से यहाँ पे पुश करा गया इस पूरे मैच में बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करा गया। एक बार फिर से FTR और यंग बक्स मेन दो टीम्स थी जो शायद पॉसिबली यहाँ पे क्वालिफाई कर सकती थी। तो डुआंटे मार्टिन थे और उनके साथ डेरियस मार्टिन, दोनों भाई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लड़ रहे थे। लेकिन एट द एंड गाइस देखने को मिलता है कि डेरियस मार्टिन बचते हैं और उनके साथ बचते हैं मैट जैक्सन एंड एट द एंड बहुत क्लोज भी आ जाती है टॉप फ्लाइट इस मैच को जीतने की, लेकिन री ड्रैगन यानी कि काइल ओराइली और बॉबी फिश हेल्प करते हैं और यंग बक्स यहाँ पे मैच को जीत जाते हैं। तो जो AEW रेवोल्यूशन के लिए सेटअप किया गया मैच यंग बक्स अगेंस्ट री ड्रैगन अगेंस्ट द चैंपियंस जुरासिक एक्सप्रेस, एक कमाल का मैच हो सकता है। एक बार फिर से ये एक ऐसा फास्ट पेस्ड मैच होगा कमाल के मोमेंट्स के साथ कि आप इसको मिस नहीं कर सकते और ओवरऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये जो पेपर व्यू बनाया गया है रेवोल्यूशन का, इट इज अ कांट मिस। तो ये बैटल रॉयल भी गाइस मुझे काफी पसंद आई। इसके बाद बैक स्टेज होते हैं क्रिस जेरिको और एक बार फिर से वो अपना प्रोमो कट करते हैं कि भाई किस तरीके से एडी किंगस्टन जो है उसको कभी नहीं पता एक बड़ा स्टार कैसे बनना है, मेरी तरीके से वो मुझे हरा नहीं पाएगा। तो वो कहते हैं कि वैसे तो मैं इस मैच को जीतूंगा, लेकिन अगर एडी किंगस्टन जो है इस मैच को जीत जाता है तो मैं उसका हाथ पकड़ के उसको रिस्पेक्ट दूंगा, नहीं तो बेसिकली आई विल टेल हिम टू गो एफ हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आ जाते हैं सैंटाना और ओर्टिज और वो बेसिकली यहाँ पे फिस्ट बम्प देते हैं जेरिको को और कहते हैं भाई हमारे बीच में सब कुछ सही है। अब दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, पहली बात कि सैंटाना ओर्टिज जेरिको की हेल्प करें, लेकिन आई थिंक गाइस कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा जहां सैंटाना और ओर्टिज जो है वो एडी किंगस्टन की हेल्प करेंगे और शायद क्रिस जेरिको यहाँ पे इस मैच को हार जाएंगे, क्योंकि स्टोरी लाइन वाइज वही उस चीज में ज्यादा सेंस बनती है। बाकी लेट्स सी कि रेवोल्यूशन में क्या होता है। इसके बाद इस शो की प्रोबेबली बेस्ट टॉप क्लासिक, बहुत सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, एक इनसेन फ्यूड यहाँ पे बिल्ड कर दी गई है CM पंक और MJF के बीच में और फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट पर, अगर ये सेम फ्यूड इम्पैक्ट रेसलिंग भी कर रही होती तो सेम यहाँ पे लोगों की एक्साइटमेंट होती, WWE में सेम होती, सेम फॉर ऑल एलीट रेसलिंग। CM पंक आते हैं रिंग के अंदर और वो यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से MJF एक बैड गाय है। उन्होंने खुद अपने आप से आज CM पंक ने उठ के पूछा कि क्या तुम एक बैड गाय हो, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन लास्ट वीक जो MJF ने अपनी स्टोरी बताई, CM पंक कहते हैं मुझे नहीं लगता वो सारी चीजें फेक हैं, मुझे लगता है कि एक्चुअली में MJF के साथ वो सब हुआ है और मैं उसकी बातों को सच मानता हूं। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या उन सब बातों के बाद MJF को कुछ सीखने को मिला है, लेकिन उसने AEW में ऑलरेडी कितने लोगों को इंसल्ट करा है, मारा है, जैसे कि डीन मलेंको, उन्होंने ब्रायन पिलमैन की बेइज्जती करी है और उसके बाद
डार्बी एलन के अंकल के बारे में भी काफी कुछ उल्टा सीधा बोला है। सीएम पंक यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से उनकी भी एक फोटो थी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ जब वो 11 साल के थे, और लोगों ने ऑस्टिन को भी बहुत ब्लेम करा था जब उन्होंने अपनी बैक टर्न कर ली थी और WWE को वो छोड़ के चले गए थे। लेकिन सीएम पंक कहते हैं कि मैंने लैश आउट नहीं करा, जैसे MJF ने मेरे WWE छोड़ने पे लैश आउट करा और वो सारी आगे जाके बुरी चीजें करने लग गया था। तो वो MJF को बाहर बुलाते हैं और उनको सीधा मुंह पे बात बोलते हैं कि भाई ये जो मैच होने वाला है ये तुम्हारा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, रेसलिंग के लिए नहीं है, ये उस 11 साल के बच्चे के लिए है जो इस समय MJF तुम्हें लुकअप कर रहा है और फ्यूचर में तुम्हारे जैसा बनने वाला है। वो कहते हैं कि मैंने भी अपने करियर में बहुत ज्यादा गलतियां की थी और दो बड़ी रेफरेंसेस उन्होंने यहाँ पे दी। पहली कि मैंने एक सुपरस्टार के मरे हुए मैनेजर की एशेस उसके ऊपर फेंकी जो कि अंडरटेकर और पॉल बेरर था, और एक अल्कोहलिक के मुंह में अल्कोहल डाली और तब तक उसकी एडिक्शन को उससे जो है जोड़ के रखा जब तक उसको कंपनी ने बाहर नहीं निकाल दिया, एंड दैट वाज जेफ हार्डी, जब एक्चुअली इनिशियली सीएम पंक ने जेफ हार्डी को रिटायर करा था ऑन स्मैकडाउन इन दैट स्टील केज मैच। तो यहाँ पे MJF को सीएम पंक कहते हैं कि देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आज अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं एक गुड गाय हूँ तो मैं कहूँगा श्योर आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें भी वही करना चाहिए क्योंकि जो भी तुम्हारे एक्शंस हैं एट द एंड तुम उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो हैंडशेक ऑफर करते हैं यहाँ पे MJF को और ऐसा लगता है कि MJF उनसे हैंडशेक करेंगे, लेकिन वो इंस्टेड उनसे गले मिलते हैं और सीएम पंक को पहले विश्वास नहीं होता कि MJF इतने इमोशनल हैं और सीएम पंक फिर उसको गले मिलते हैं। और यहाँ पे गाइस जब ये दोनों सेपरेट आउट होते हैं और सीएम पंक ऐसा लगता है कि काफी खुश है MJF से, उसी टाइम पे MJF जो है वो लगा देते हैं एक लो ब्लो और उसके बाद वार्डलो और शॉन स्पीयर्स को बाहर बुलाते हैं विद अ डॉग कॉलर। सीएम पंक को बुरे तरीके से इस सेगमेंट के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका खून निकल रहा है बहुत ज्यादा और MJF माइक लेके यहाँ पे गाइस कुछ लाइन बोलते हैं जो कि मैं क्लियरली आपको पढ़ के बताऊंगा ताकि गलत ना हो। वो कहते हैं कि आई एम अ स्नेक, द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल पुल्ड वाज कन्विंसिंग द वर्ल्ड ही डज नॉट एग्जिस्ट। डेविल ने लोगों को सबसे पहले यही बात विश्वास कराई कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं कि इस संडे रेवोल्यूशन वाले दिन आई विल शो द वर्ल्ड कि वो डेविल और कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूं। तो ये जो पूरी MJF की माइंड गेम थी, सीएम पंक के दिमाग के अंदर घुस के उनको ये बिलीव करवाना कि एक्चुअली में मैं तुमसे अब इमोशनली इतना अटैच्ड हूं कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं, मुझे अपनी गलतियों का पता लग गया है, वो सारी बातें बिल्कुल फेक थी और सीएम पंक उस चीज के अंदर फंस गए क्योंकि इस टाइम पे अपने करियर में मे बी सीएम पंक उस तरीके से बुरा नहीं सोच सकते जैसे अभी फिलहाल एक यंग MJF सोच रहा है। 100 आउट ऑफ 100 परफॉर्मेंस रही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस लेवल तक गाइज एक्चुअली इस चीज को वो ले जाएंगे और ये जो डेविल वाली लाइन MJF ने बोली है सुनने में आ रहा है कि सीएम पंक की पुरानी ROH के कोई प्रोमो की लाइन है और अगर इतना डीप वो हिस्ट्री के अंदर जा रहे हैं तो भाई इनको तो खड़े होकर तालियां बजानी बनती हैं क्योंकि दिस इज इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग। आई होप कि ये मैच इसके ऊपर डिलीवर कर सकता है और डॉग कॉलर से जिस तरीके से आज सीएम पंक को अटैक करा गया गाइज, इट वाज एन आउटस्टैंडिंग सेगमेंट। रेवोल्यूशन के अंदर ये दोनों कमाल कर देंगे आई नो, एंड प्रोबेबली आई थिंक कि सीएम पंक जीतने वाले हैं उस मैच को आफ्टर सीइंग व्हाट हैपेंड एट डायनामाइट। 10 आउट ऑफ 10, इसके अलावा गाइज और कुछ है नहीं। अगली चीज की हम बात करते हैं तो मर्सिडीज मार्टिनेज और थंडर रोसा की टीम ने ब्रिट बेकर और जेमी हेटर की टीम को हराया। ये भी एक अच्छा मुझे टैग टीम मैच लगा और थंडर रोसा ने पिन करा ब्रिट बेकर को बिफोर द पेपर व्यू, जिसका काइंड ऑफ मतलब यही है कि ब्रिट बेकर अपना टाइटल रिटेन करेंगी। अभी भी मुझे और कोई सुपरस्टार इतना कन्विंस नहीं करवा पा रहा है कि मैं बोलूं हाँ उसको ब्रिट बेकर को हराना चाहिए, तो दैट विल बी माय थॉट। इसके बाद वार्डलो का मैच देखने को मिलता है सेजार बोनोनी के साथ जो कि वो इजीली जीत जाते हैं और मैच के बाद ऐसा लगता है कि शॉन स्पीयर्स अटैक कर रहे हैं चेयर से, लेकिन वार्डलो उनको वहां पे रोक लेते हैं। बैक स्टेज वार्डलो को कन्फ्रंट करते हैं यहाँ पे MJF और MJF आके बोलते हैं कि देखो भाई वार्डलो तुम TNT चैंपियनशिप मैच में हो, अगर तुम वो लैडर मैच जीत के TNT चैंपियनशिप जीत जाते हो तो भाई तुम उस टाइटल को रख सकते हो क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो ऐसा होगा नहीं। तो वार्डलो कहते हैं भाई तुम्हारी बात सही है MJF, कैसा होगा नहीं क्योंकि मैं हमेशा तो तुम्हारे पीछे घूमता रहता हूँ तुम्हें तुम्हारे मैचेस जितवाने के लिए। MJF को गुस्सा आता है, वो थप्पड़ लगाते हैं वार्डलो को और कहते हैं तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि तुम्हें AEW नहीं बल्कि मैं एम्प्लॉय करता हूँ। तो गाइज ये जो स्टेयर डाउन था इनके बीच में फैंटास्टिक था।
एंड आई थिंक ऑलरेडी बहुत लंबे समय से AEW इस फ्यूड को टीज कर रही है। तो एक बार CM Punk MJF को हराएंगे, पंक विल मूव ऑन फॉर नाउ, और उसके बाद MJF जो है वो वार्डलो के साथ फ्यूड कर सकते हैं। क्या पता वो TNT टाइटल के लिए भी हो, देखना गाइस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद हाउस ऑफ ब्लैक का ये प्रोमो सुनने को मिलता है जहां पे वो बेसिकली बात करते हैं कि कैसे हमेशा हम ही जीतेंगे। बडी मर्फी, मैलाकाई ब्लैक, ब्रोडी किंग, तीनों की प्रोमो डिलीवरी यहाँ पे अच्छी थी। अब एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके इनको अच्छा कैरेक्टर बिल्ड मिले, थोड़ी अच्छी फ्यूड्स मिले, और उसके बाद हम ज्यादा इनके बारे में बता पाएंगे। लेकिन इस शो का जो मेन इवेंट था, इट वाज एडम कोल एंड री ड्रैगन अगेंस्ट एडम हैंगमैन पेज, जॉन सिल्वर एंड एलेक्स रेनल्ड्स, यानी कि द डार्क ऑर्डर। एक बहुत ज्यादा अच्छा ये 6 मैन टैग मैच हमें देखने को मिला। प्योर रेसलिंग थी इसके अंदर, फास्ट पेस था जगह जगह पे, एंड आई रियली एंजॉयड इट। और एट द एंड देखने को मिलता है गाइस कि यहाँ पे एडम कोल और री ड्रैगन की टीम जीतती है, और मैच के बाद यहाँ पे इनकी ब्रॉल स्टार्ट होती है, और एकदम एडम पेज को ये बांध देते हैं टेप से ऑन द रोप्स। वो कुछ कर नहीं पाते और डार्क ऑर्डर को बुरे तरीके से एडम कोल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो स्टोरी लाइन इनकी भी दिखाई जा रही है काफी बढ़िया। आई थिंक ये मेन इवेंट होने वाला है रेवोल्यूशन का, बिकॉज इट इज फॉर द बिगेस्ट चैंपियनशिप एंड इट इज फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। कौन जीतेगा इसके अंदर? आई थिंक एडम हैंगमैन पेज मेरी नंबर 1 पिक रहेगी। आई थिंक अभी एडम कोल को थोड़ा और आगे फ्यूड्स करनी पड़ेंगी बिफोर ही बिकम्स द चैंपियन, और इसके बाद अगर CM Punk MJF से मूव ऑन हो रहे हैं तो मे बी CM Punk इज नेक्स्ट इन लाइन टू बिकम द AEW चैंपियन। तो ये था आपका कल की डायनामाइट का रिव्यू। मैं जो एक्चुअल रिव्यू करता हूं उससे काफी ज्यादा डिटेल में आज गया हूं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसी कोई भी बड़ी न्यूज है तो मैं उसको मिस नहीं करने वाला, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देर आए लेकिन होपफुली दुरुस्त आए गाइस। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा गाइस कि जो भी ये रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, लेट्स प्रे कि ये जल्दी से जो है सारी चीज सही हो जाए, बिकॉज सिचुएशन इस समय बहुत ज्यादा खराब है। तो आप लोग अपने सारे थॉट्स डायनामाइट के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और रेवोल्यूशन के लिए आपके कौन से पिक्स रहेंगे फॉर द विनर्स, डेफिनेटली लेट मी नो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।